डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी के कंटिन्यूएशन में आज हम बाइल सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बाइल सॉल्ट्स सोडियम और पोटेशियम के बाइल एसिड से बनते हैं। मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स के होते हैं। ये जो बाइल एसिड होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी बाइल एसिड, प्राइमरी बाइल एसिड, और दूसरा होता है सेकेंडरी बाइल एसिड। प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी बाइल एसिड। जो प्राइमरी बाइल एसिड हैं उनमें दो कंपाउंड होते हैं। एक होते हैं कॉलिक एसिड और दूसरे होते हैं कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड। ये दोनों ही लीवर में कोलेस्ट्रॉल से पैदा होते हैं। प्राइमरी बाइल एसिड जो है वो कोलेस्ट्रॉल से पैदा होते हैं। दूसरे होते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड। सेकेंडरी बाइल एसिड भी दो होते हैं, डीऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड। ये दोनों प्राइमरी बाइल एसिड पर इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल एक्शन होने से पैदा होते हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे लीवर एक्टिवेट होता है, भाई स्टमक में खाना आता है, स्टमक से खाना आकर के ड्यूडिनम में आएगा। तो ड्यूडिनम में जब खाना आता है, यहाँ के ट्रिगर पॉइंट हैं, ये जो एसिडिक नेचर है इस खाने का, यहाँ एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा कि आप जो है बेस को भेजिए, बेस एल्कलाइन नेचर जो है उसको पैदा कीजिए ताकि ये खाना जो है वो न्यूट्रलाइज हो सके। लीवर की तरफ से कॉमन हेपेटिक डक्ट आती है, इधर से गॉल ब्लैडर की तरफ से सिस्टिक डक्ट आती है। दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बना देती हैं। तो ये कॉमन बाइल डक्ट और फिर पेनक्रिएटिक डक्ट मिलकर के ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में खुलती हैं। लेकिन उससे पहले ही बाइल के अंदर जो बाइल एसिड्स हैं या बाइल सॉल्ट्स हैं उनका फॉर्मेशन पूरा हो जाता है। स्टिमुलेशन सबका तभी से शुरू हो जाता है जब खाना माउथ में या ओरल कैविटी में होता है, उस पर जैसे ही सलाइवा का एक्शन होता है तो इन सब के फॉर्मेशन का ट्रिगर पॉइंट शुरू हो जाता है, वहाँ से स्टिमुलेशन मिल जाता है। तो क्या होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, पहले जो खाना खाया था उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे प्राइमरी बाइल एसिड बनेंगे, और इंटेस्टाइन में जब कोई बैक्टीरियल एक्शन होता है तब ये सेकेंडरी बाइल एसिड्स बनते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर ये देखिए कॉलिक एसिड, इस पर बैक्टीरियल एक्शन होगा तो ये डीऑक्सीकॉलिक एसिड बनेगा। कीनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, इस पर बैक्टीरियल एक्शन होगा तो ये लिथोकोलिक एसिड बनेगा। इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी बाइल एसिड्स बनते हैं। इन बाइल एसिड्स का कॉन्जुगेशन कैसे होता है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आपके पास पेशेंट आते हैं कि इन
साहब जॉन्डिस है या पीलिया है, ठीक है, तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नाम करके एक चीज़ होती है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एक चीज़ होती है, क्योंकि बिलीरुबिन भी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आप देखिए इसका कॉन्जुगेशन कैसे होता है। सेकेंडरी बाइल एसिड्स इंटेस्टाइन से एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से, एंटेरोहेपेटिक, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, हिपैटिक मतलब लीवर, तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से पुनः लीवर में पहुंचकर ग्लाइसिन और टॉरिन से कॉन्जुगेट होते हैं, मिलते हैं। ग्लाइसिन और टॉरिन, पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए। सबसे पहले प्राइमरी बाइल एसिड्स होंगे, वो तो लीवर में ही पैदा हो गए, कोलेस्ट्रॉल से उत्पन्न हो गए, ठीक बात। आगे चले, उन्हीं बाइल एसिड्स पर दूसरी प्रक्रिया हुई, किनकी? हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया ने इन्हें चेंज कर दिया, कॉलिक एसिड को डिऑक्सीकॉलिक एसिड में, कीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड को लिथोकोलिक एसिड में। फिर क्या हुआ कि यही सेकेंडरी बाइल एसिड्स इंटेस्टाइन से पुनः लीवर में पहुंच गए। किस माध्यम से पहुंचे? एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन के माध्यम से। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इंटेस्टाइन से लीवर तक का जो सर्कुलेशन है, उनके थ्रू पहुंच करके ग्लाइसिन और टॉरिन से मिलते हैं। तो ग्लाइसिन और टॉरिन क्या करेंगे? जब ये टॉरिन डीऑक्सीकॉलिक एसिड से मिलेगा, जब टॉरिन डीऑक्सीकॉलिक एसिड से मिलेगा तो ये बनेगा टोरोकॉलिक एसिड। जब ये लिथोकोलिक एसिड ग्लाइसिन से मिलेगा तो क्या बनेगा? ग्लाइकोकोलिक एसिड। ये बाइल सॉल्ट्स, ये बाइल एसिड्स सोडियम और पोटाशियम से मिलते हैं और बाइल सॉल्ट बनाते हैं। तो ग्लाइकोकोलिक एसिड सोडियम से मिलेगा, सोडियम ग्लाइकोकोलेट बनाएगा। जब ये पोटाशियम से मिलेगा तो पोटाशियम ग्लाइकोकोलेट बनाएगा। तो नाम के पीछे भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो अगर टॉरिन से मिलता है तो टोरोकॉलिक एसिड, इसका कॉलिक आ जाएगा, इसका टोरा आ जाएगा ना। इसी तरीके से लिथोकोलिक एसिड है तो ग्लाइसिन से मिलेगा ग्लाइकोकोलिक एसिड। वही जब सोडियम से मिला तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट, पोटाशियम ग्लाइकोकोलेट। तो सिर्फ जिससे ये जुड़ रहे हैं उसके नाम को आगे लगा देना है। तो बाइल सॉल्ट ड्यूडेनम में एंटर करते हैं, उनका 90 to 95% ईलियम में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी। या हमारी जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और ईलियम। तो यहाँ जो बाइल सॉल्ट्स ड्यूडेनम में आए हैं वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ईलियम में। थोड़े बहुत जो बचते हैं 5-10% वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, डिऑक्सीकॉलिक एसिड और लिथोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो लिथोकोलेट स्टूल या पुरीश के द्वारा एक्सक्रीट होता है। आपने सुना भी होगा कि बाइल सॉल्ट्स या बाइल एसिड्स की वजह से ही हमारे स्टूल को कलर मिलता है। ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको
मिट्टी के रंग जैसा स्टूल या मल का जब त्याग करते हैं तो वो क्ले कलर मतलब मिट्टी के रंग जैसा उनको स्टूल आता है। बीमारी आप बता देते हैं कि भाई आपको जॉन्डिस है, ठीक है, सारा शरीर पीला हो गया है। वो पीलापन जो आया है किस वजह से आया? इन्हीं बाइल सॉल्ट्स की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। क्ले कलर क्यों आया है कि कहीं ना कहीं ये जो रंगने की प्रक्रिया है, ठीक है, रंजन जो करना है वो नहीं हो पा रहा है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, ठीक है, रुकावट आ गई है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन ही क्या कहलाएगा? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहलाएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहीं ना कहीं रुकावट से संबंधित है। फिर देखिए बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट दो होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। अब दोनों पिगमेंट हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से उत्पन्न होते हैं। जब हीमोग्लोबिन टूटती है उसका काम पूरा हो जाता है। आप समझते हैं कि हर 120 दिन के बाद नई आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। पुरानी आरबीसीज जो डेड होती हैं उनके डिस्ट्रक्शन से ये बाइल पिगमेंट्स पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? आरबीसी टूटेंगी, हीमोग्लोबिन आएगा। हीमोग्लोबिन होता है आरबीसीज के अंदर। वो दो पार्ट होते हैं, उसको एक आयरन का पार्ट होता है जिसे आप क्या कहते हैं? हीम पार्ट कहते हैं, हीम। दूसरा ग्लोबिन जो प्रोटीन का पार्ट होता है। अब ये जो हीम है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक आयरन और एक बिलीवर्डिन। आयरन और बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन से आगे बिलीरुबिन जो ब्लड सर्कुलेशन में आता है और फ्री फॉर्म में रहता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर ये लीवर के साथ कॉन्जुगेट विद ग्लूकुरोनिक एसिड इसके साथ मिल जाता है और क्या बनाता है? कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। और ये कहाँ में पहुँचेगा फिर? ड्यूडेनम में। तो वहाँ इसकी प्रक्रिया होगी। बाइल सॉल्ट्स जो रंजन का काम करते हैं, पित्त के रंजक हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये दोनों ही हीमोग्लोबिन के टूटने से ही पैदा होते हैं। बाइल सॉल्ट के काम में देखिए क्या क्या काम होंगे बाइल सॉल्ट्स के। बाइल सॉल्ट डाइजेशन और फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक जो होता है, आप कई बार सुनेंगे पेशेंट से कि भैया आपको फैटी लीवर है। प्रॉब्लम क्या हुई उधर कि जब लीवर फंक्शंस एंगेज्ड होते हैं, लीवर फंक्शंस प्रॉपर नहीं होते हैं, तो डाइजेशन और फैट का एब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। मेन काम किसका है वहाँ पर? बाइल का है। बाइल सॉल्ट इमल्सिफिकेशन के द्वारा फैट की सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे फैट का इजीली डाइजेशन हो जाता है। जिससे फैट का इजीली डाइजेशन हो जाता है। ये इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया आपने पढ़ी भी होगी 12वीं कक्षा में न? तो वो साबुन में कैसे झाग आते हैं, सर्फ कैसे बनाते हैं, साबुन जब कपड़ों पे लगाते हैं तो वो चिकनाई को कैसे काटता है। चिकनाई आई है वहाँ पे, फैट आया है ना। तो वो जो प्रक्रिया है सेम इमल्सिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, उससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है, बॉन्ड जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और फैट जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। बाइल सॉल्ट फैट को माइसिल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जिससे डाइजेस्टेड फैट का इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बाइल सॉल्ट्स फैट को माइसिल्स में कन्वर्ट करता है। ये आपने पढ़े होंगे, इमल्सिफिकेशन के दौरान आती हैं, जिससे डाइजेस्टेड फैट का इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाता है।
लीवर से बाइल सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। जो बाइल है वो बाइल सिक्रेशन को स्टिमुलेट करने का भी काम करता है। ये टॉक्सिन्स, बाइल पिगमेंट और ड्रग्स को भी बाहर निकालता है, जैसे कॉपर, आयरन, मरकरी, इन सब को बाहर करता है। बाइल लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन फॉर्म में रख के गॉल स्टोन होने से बचाता है। तो हम देखेंगे अभी दुनिया में गॉल स्टोन के बहुत केसेस हैं। क्या कहते हैं इसको? कोलीलिथिएसिस। कोलीलिथिएसिस। तो कोलीलिथिएसिस के केसेस बहुत हैं। कारण क्या होता है कि जब अगर पाचन अच्छा नहीं होगा, ठीक है, लीवर पर अगर लोड पड़ता है, तो ये बाइल लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रख पाता। ठीक है, अगर कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन फॉर्म में नहीं रख पाता। नहीं रखेगा तो गॉल स्टोन बनेगा ही बनेगा। ओके। तो बाइल का जो सिक्रेशन है वो भी दो तरीके से होता है। जैसे हर प्रकार से हमने स्टमक में भी देखा, पेनक्रियाज में भी पढ़ा, दो तरीके से बाइल का सिक्रेशन होता है, न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। तो न्यूरल कंट्रोल जो है वो वेगस नर्व ही है इसमें इम्पोर्टेंट, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर काम करती है। वो क्या करेगी? एसिटाइल कोलिन सिक्रीट करती आई है शुरू से ही, तो यहाँ भी वो करेगी, स्टिमुलेट करेगी पर्टिकुलर उस पार्ट को। ठीक है, जिससे क्या होगा? गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, गॉल ब्लैडर सिकुड़ेगा, संकुचित होगा। तो उसमें क्या है? गॉल ब्लैडर तो एक थैली है जिसके अंदर बाइल अभी बचा के रखा हुआ है हमने, जो लीवर से सिक्रेट हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो सिकुड़ेगी, वहाँ से बाइल बाहर आएगा, सिस्टिक डक्ट में आएगा, और सिस्टिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट में आएगा, कॉमन बाइल डक्ट से पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलता हुआ ड्यूडेनम के सेकंड पार्ट में खुलेगा। हार्मोनल कंट्रोल देखिए, हार्मोन में हमने पहले भी पढ़ा था कोलिसिस्टोकाइनिन। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिड के काइम, ठीक है, एसिड काइम मतलब जो खाना हमने खाया है, जो स्टमक में आया, तो वहाँ पे HCl के साथ मिक्स हो गया है। तो वो मिक्स हुआ खाना जब इंटेस्टाइन में आता है तो ये हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं, ये हार्मोन स्रावित होते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। ये हमने जब पैनक्रियाज का रेगुलेशन पढ़ा था तब भी इनका नाम आया था। ठीक है, तो कोलिसिस्टोकाइनिन क्या है? गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बाइल का सिक्रेशन होता है। इसके साथ ही स्फिंक्टर ऑफ ऑडी को भी रिलैक्स करता है, उसको भी खोलता है। पढ़ा था हमने स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है, तो दूसरा जो है वो सिक्रेटिन होता है। सिक्रेटिन ये लीवर डक्टल सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। लीवर के जो डक्ट हैं, हिपैटिक डक्ट हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, जिससे बाइल का सिक्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स भी बाइल सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। बाइल सॉल्ट्स बाइल सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट करते हैं, ये भी हमें याद रखना है। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देखिए। जॉन्डिस के बारे में हम लगातार बात करते आए हैं कि किस तरह से बिलीरुबिन के कॉन्जुगेट होने से या बाइल सॉल्ट्स के कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड होने से या फिर उस रास्ते की ब्लॉकेज होने से, ठीक है, तो जॉन्डिस हो सकता है। दूसरा होता है जॉन्डिस मतलब पीलिया होगा, ठीक है। हेपेटाइटिस हो सकता है दूसरा। आइटिस लगा है, जैसे पेनक्रेटाइटिस था, गैस्ट्राइटिस था, तो वहाँ हमने क्या अर्थ बताया था इसका? इन्फ्लामेशन होता है। वो इन्फ्लामेशन यहाँ अगर लीवर की सेल्स का होगा तो हेपेटाइटिस कहा जाएगा। दूसरा होता है सिरोसिस ऑफ लीवर।
इससे एक होता है लीवर फैटी हो जाता है, अपने साइज में एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है सिरोसिस। इसमें क्या होता है, सेल्स सिकुड़ने लगती हैं, लीवर की जो सेल्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। फिर एक चीज़ है गॉल स्टोन। इसे मेडिकल टर्म में कोलीलिथिएसिस कहते हैं, कोलीलिथिएसिस, कोलीलिथिएसिस कहते हैं, ठीक है। और हमने इसका कारण भी पढ़ा कि ये क्यों होती है, कि जब लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल को सॉल्यूशन फॉर्म में बाइल सॉल्ट नहीं रख पाते तो गॉल स्टोन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने लीवर और गॉल ब्लैडर की फिजियोलॉजी को पूरा पढ़ा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू।